कैसे हो? एकदम पढ़े आगे। लास्ट क्या पढ़ा था, कुछ याद दिलाओगे? आरबीसी चल रहा था, बढ़ा दी, कम भी कर दी, इलाज भी कर दिया। चलो देखो जी, टॉपिक चल रहा है ब्लड, यही चल रहा है ना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? रक्त, ब्लड पढ़ रहे हैं। कल शुरू किया था ब्लड, रक्त। और रक्त के अंदर पहले हमने कुछ बेसिक बातें देखी थी। नॉर्मली कि शरीर में खून कितना होता है, 5 से 6 लीटर। बॉडी वेट का कितना होता है, 7 to 8%। और हमने कहा कि इसका रंग कैसा होता है, लाल। कारण कौन होता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी। पीएच कितनी होती है, 7.4। शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं, स्प्लीन, प्लीहा को। और ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे खून को स्टोर करते हैं। और एक बार खून दान में दिया तो लगभग 30 से 40 दिन तक वो काम में ले सकते हैं। पढ़ा था हमने ये चीज़ें। उसके बाद हमने कहा रक्त के अंदर 2 घटक होते हैं, एक तरल और एक ठोस भाग। तरल भाग लिक्विड को कहा जाता है प्लाज्मा, और ठोस भाग को कहा जाता है रक्त कणिकाएं। और कणिकाएं कितनी होती है मित्रों, 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसमें से पहले हमने किसकी बात की, आरबीसी की। आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। जीवन काल कितना मित्रों, 120 दिन। निर्माण कहाँ, अस्थि मज्जा, और भ्रूणावस्था में यकृत या थाइमस ग्रंथि के अंदर। आरबीसी जो होती है उसका काम होता है गैसों का परिवहन, और मुख्य रूप से 2 गैसें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और CO2 को लाना और ले जाने का काम करती है। इसके बाद हम आगे बढ़े। हमने कहा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर धातु लोहा Fe+2 पाया जाता है। फिर हमने आगे बात की कि जो आरबीसी होती है ये ऊंचाई पर जाने पर बढ़ती है, और आरबीसी का बढ़ना रोग कहलाता है पॉलीसाइथीमिया, और कमी होना रोग कहलाता है एनीमिया। और एनीमिया को दूर करने के लिए लिया जाता है फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12। फिर हमने कहा कि आरबीसी के अंदर गोल्जी गाय, अंतःपर्दीय जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया, 3 अंग ऐसे होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं। लास्ट यही था। अब देखो आगे बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज कौन कौन है नए, काफ़ी जने हैं। एक क्लास हुई है और उसमें क्या पढ़ा है वो मैंने पूरा रिवाइज किया है। तो अभी को नोटबुक देख लेना, और कल आपके ऐप के अंदर ये क्लास मिल जाएगी तो एक बार देख लेना। ज़्यादा क्लास तो नहीं हुई है, 1-2 की तो ये क्लास हुई है, आज दूसरी क्लास है। क्योंकि एक दिन में कभी बैच बनता नहीं है, 2-3 दिन लगेंगे, धीरे धीरे आप आते रहोगे, फिर एक साथ शुरू हो जाएगा सब कुछ। समझ गए ना। तो बढ़े आगे। तो आरबीसी में कौन कौन नहीं होता है बेटा, आरबीसी में कौन कौन से कोशिकांग नहीं होते हैं? एक तो होता है बेटा गोल्जी काय। क्या होता है, गोल्जी काय। दूसरा अंतःपर्दवीय जालिका। कौन सा साहब, अंतःपर्दवीय जालिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में लिख दूं, चलो पूरा लिख ही दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 ऐसे ऑर्गन है बेटा, और एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो फिर इन तीनों के काम जो होंगे वो कोई और करेगा। तो पहले गोल्जी गाय का कोई विशेष काम नहीं है। काम किसका, एक तो ईआर का और एक माइटोकॉन्ड्रिया का। ईआर क्या करता है, अंतःपर्दीय जालिका में कोशिका के अंदर फैलावा होता है और कोशिका को आकार आकृति प्रदान करता है। और जिस वजह से किसी का भी आकार आकृति होती है वो हमेशा कहलाता है कंकाल। जैसे अपने बॉडी का आकार, अपना ढांचा क्या है, हड्डियां। तो अपने शरीर का कंकाल कौन कहलाती है, हड्डियां। और भाई इसमें से जो भी बोन्स है उस सबको मैं निकाल दूं तो बताओ इसके अंदर इस हाथ का कोई आकार होगा,
ये तो मांस का टुकड़ा होगा, तो हमें इस हाथ का आकार हड्डियों के कारण है, तो शरीर का ढांचा आकार हड्डियां देती है, इसलिए हड्डियों को हम हमारा कंकाल कहते हैं। तो जंतु शरीर का वह तंत्र, चाहे कोई भी जंतु हो, जिसकी वजह से उसका आकार आकृति होती है, उसको हमेशा क्या कहा जाता है? कंकाल। तो कोशिका का आकार ईआर के कारण होता है, इसलिए इसको कोशिका का क्या कहते हैं मित्रों? कंकाल। अब ये ईआर तो इसके अंदर है नहीं, अंतःपर्दवीय जालिका तो इसके अंदर है नहीं, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। कौन कौन? प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल मिलकर के तंतुनुमा कंकाल का निर्माण करेंगे, जिसको नाम दिया जाता है बेटा स्ट्रोमेटिन। क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमेटिन कहते हैं। तो सीधा प्रश्न आ सकता है, स्ट्रोमेटिन क्या है? एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो आरबीसी का कंकाल जो होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमेटिन, जो किसका बना होता है? प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल का। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो आरबीसी में अंतःपर्दवीय जालिका नहीं होने के कारण, आरबीसी में अंतःपर्दवीय जालिका, अरे लैब वाले कितने जने हो रहे? हाथ खड़ा करना एक बार। और आ रहे हैं? हो जाएगा ना आपका तो लैब में पक्का? कितने क्वेश्चन सही किए? अच्छा, मेरे कितने आए? 34 में से 29 आए। और कितने एक दूं भाई? वो भी रिवीजन क्लास में है। इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता, 90% तो क्रॉस हो ही रहा है। 35 में से 29, 90% हो रहा है ना भाई। इससे ज्यादा मास्टर क्या कर सकता? और वो भी शॉर्ट सेलेक्टिव, लंबी चौड़ी रामायण नहीं गाई मैंने। नेक्स्ट, और ये एग्जाम देने के बाद बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं पहले कह रहा हूँ। और वो भी वापस रिपीटर है। कुछ विश्वास हुआ उत्कर्ष में तो वापस आ रहे हैं ना। 15 दिन पहले तेरे कोचिंग करके गए हैं ये लोग। 10 ही हुए क्या? चलो बात करते हैं आगे अपने काम की। लिखो बेटा, देखो आरबीसी में अंतःपर्दवीय जालिका नहीं होने के कारण प्रोटीन, वसा व कोलेस्ट्रॉल मिलकर, लिखूं क्या? प्रोटीन, वसा व कोलेस्ट्रॉल मिलकर कंकाल का निर्माण करते हैं। कंकाल का निर्माण करते हैं, जिसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं। स्ट्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहेंगे साहब? स्ट्रोमेटिन। याद रह जाएगा। स्ट्रोमेटिन क्या है? आरबीसी का कंकाल। नेक्स्ट, आरबीसी में दूसरा कौन सा अंग नहीं है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम होता है श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना। यहां चलता है क्रेब्स चक्र। कौन सा साइकिल चलता है बेटा? क्रेब्स साइकिल, जो इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि ये ऑक्सीश्वसन का एक भाग है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो इसमें क्रेब्स साइकिल ही नहीं होगा। तो कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीश्वसन होगा ही नहीं। कौन सी श्वसन होगा? अनऑक्सी। कौन सा श्वसन? अनऑक्सी श्वसन, यानी कि जिसको कहा जाता है एनएरोबिक। कौन सा श्वसन बेटा? एनएरोबिक कहते हैं। और इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है इसके अंदर? अरे भाई, हमारे अंदर कौन सा श्वसन होगा? ऑक्सीश्वसन। कौन सा श्वसन? और ऑक्सीश्वसन का उत्पाद क्या होता है? CO2। तो हमारे अंदर तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और हम श्वास के माध्यम से छोड़ते हैं। लेकिन यह ना तो ऑक्सीजन लगती है और ना CO2 उत्पन्न होती है, क्योंकि ऑक्सीश्वसन होता ही नहीं है। क्योंकि ऑक्सीश्वसन कराने वाला अंग
माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं। तो इसकी वजह यहाँ कौन सा श्वसन होगा, अनॉक्सी, और अनॉक्सी का उत्पाद क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तो सीधा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से लैक्टिक अम्ल का निर्माण किस में होता है। ऑप्शन आ जाए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोई भी कोशिका दे दे तो आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी। लिखो अगला बिंदु, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने के कारण, अपसेंट होने के कारण अनऑक्सी श्वसन होता है, अनऑक्सी श्वसन होता है, एनएरोबिक अनऑक्सी श्वसन होता है, जिसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होगा, जिसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल होता है, जिसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। समझे, कुछ समझ में आया कि बेटा इसके अंदर कौन सा श्वसन होगा, या ऐसा भी पूछ ले नॉर्मल, आरबीसी में होता है ऑक्सी अनऑक्सी दोनों, कोई नहीं तो भी उत्तर आपको दे सकते हो। मतलब आरबीसी में कौन सा श्वसन होगा, अनऑक्सी श्वसन। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा वो ऑक्सी श्वसन कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सी श्वसन की सभी क्रियाएं कहां संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। नेक्स्ट बढ़ो आगे, बेटा जितने भी स्तनधारी जीव है, कौन से जीव, स्तनधारी, स्तनधारी कौन से होते हैं, मैमल्स। इंग्लिश में स्तनधारियों को क्या बोलते हैं साहब, मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी कौन होते हैं, मैमल्स। बहुत बढ़िया, क्या सटीक उत्तर दिया है, गजब दिमाग लगाते हो। इतने होनहार विद्यार्थी कहां थे इतने दिन, अच्छा पहले वहां थे अभी यहां आ गए, चलो कोई बात नहीं। क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैमल्स, ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जो प्यारे मित्रों स्तन धारण करते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने समान शिशु पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, उनको हमेशा कहा जाता है स्तनधारी। यानी कि हम कौन से जीव हैं, तो स्तनधारी में कौन आएगा, मनुष्य और सभी पशु, यही होंगे ना बेटा। तो इनके अंदर आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, बाकी सब में होता है, केवल किस में नहीं होगा, आरबीसी न्यूक्लियर नॉट प्रेजेंट इन ओनली मैमल्स। ध्यान रखना, केवल स्तनधारियों में नहीं होता है, और इसमें भी दो अपवाद है, ऊंट और लामा, जिसके अंदर आरबीसी में केंद्रक होता है, अपवाद है दोनों। लिखो लिखो, स्तनधारियों की आरबीसी, स्तनधारी ब्रैकेट लिख देना, मैमल्स, स्तनधारियों की आरबीसी में, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद ऊंट व लामा, ऊंट व लामा, ये दोनों ऐसे हैं मित्रों स्तनधारी होते हुए भी इसमें केंद्रक पाया जाता है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बढ़ू आगे। तो बताना मुझे, देखो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, 100 बातों की एक बात, यहां से प्रश्न बनेगा एग्जाम्पल का, मतलब केंद्रक वाला प्रश्न ऐसे आएगा,
बताना मुझे आप उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से। मैं नाम बोलूंगा, आपको ये बताना केंद्रक होगा या नहीं होगा। याद रखना, स्तनधारी होगा तो केंद्रक नहीं होगा, और स्तनधारी नहीं होगा तो केंद्रक होगा। और प्रश्न ऐसा आएगा, निम्न में से किस में केंद्रक नहीं है आरबीसी के अंदर? बताओ, बकरी केंद्रक होगा या नहीं होगा? कौन कौन कह रहे नहीं होगा, हाथ खड़े करो। और कौन कह रहे होगा? बेटा बकरी दूध देती है और आप दूध पीते हो बकरी का, तो स्तन तो है ही है इसके अंदर, तो स्तन को धारण किया उसने, तो कौन सा जीव हुआ? इसलिए केंद्रक नहीं होगा। आया समझ में कुछ? तो बताओ, कबूतर की आरबीसी में केंद्रक होगा या नहीं? सिंपल प्रश्न पूछा भाई। बताओ, कबूतर की आरबीसी में केंद्रक होगा या नहीं? कौन कौन कह रहे होगा और कौन कह रहा नहीं होगा? बेटा कबूतर पक्षी है, और पक्षी कब से दूध पिलाते बच्चों को? पक्षी तो अंडे होते हैं, अंडे देने वाले जीव है। और मैंने कहा स्तनधारी वो होते जो अपने समान शिशु पैदा करते, तो इसके अंदर केंद्रक होगा। समझ गए? सांप में, अरे सांप में होगा या नहीं होगा? सांप दूध पिलाता थोड़ी पीता है, तो भले पीने दो ना। तो सांप भी तो एक अंडेज प्राणी है, अंडे देता है। तो कुल मिला के आप अलग कर दोगे, क्या नहीं होना चाहिए? मनुष्य और पशु, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरी, सब में होगा। ओके, बढ़ो आगे। तो ये थी आपकी आरबीसी। लिखो, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, ऐसे लिखो, कशेरुकी प्राणी, स्तनधारी मत लिखो, कशेरुकी प्राणी, वर्टिब्रा। देखो, कशेरुकी प्राणियों में कशेरुकी प्राणियों में सबसे बड़ी आरबीसी बताओ किस जीव की होती है? सबसे बड़ी कशेरुकी प्राणी में डैश करके लिखो सबसे बड़ी आरबीसी, और फिर दूसरा डैश करके लिखो सबसे छोटे आरबीसी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी किसमें होगी? ध्यान रखना, वर्टिब्रा की बात कर रहा हूं, कशेरुकी प्राणी की बात कर रहा हूं। किसकी होगी सबसे बड़ी आरबीसी और सबसे छोटी आरबीसी? सबसे बड़ी होती है एम्फीबिया, मेंढक में। देखो, उभयचर। बड़ी कौन से जीव होगी मित्रों? उभयचर। उभयचर मतलब समझते हो ना? एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब समझते हो ना? जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं, जैसे मेंढक। इनकी आरबीसी आकार में सबसे बड़ी है। और छोटी किसकी होती है? कस्तूरी मृग। छोटी किसकी होगी मित्रों? जिसको बोलते हैं डस्क डियर, नहीं मस्क बियर, मस्क बियर, कस्तूरी मृग बोलते हैं हिंदी में। छोटी हो गई और बड़ी भी हो गई। तो ये आपके पूरी होती है आरबीसी। काफी बातें की आरबीसी के अंदर मैंने, क्योंकि आरबीसी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न आने की संभावना पूरी होती है। क्योंकि टॉपिक ही तो ये रक्त, अब ना तो धमनी सीरा सिलेबस में, न हृदय है सिलेबस में, केवल क्या है? केवल रक्त है। तो रक्त तो यहीं से प्रश्न बनेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट बढ़े आगे, तो आगे बढ़ते हैं। लिखो आरबीसी के बाद दूसरी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है इसका पूरा नाम? व्हाइट ब्लड कार्पल या श्वेत रक्त कणिका। अच्छा बताओ बेटा, कणिका और कोशिका में फर्क क्या रहा रे? इनको पूरी कोशिका क्यों नहीं बोला? इनको कणिका ही क्यों कहते हैं?
क्या ये पूर्ण विकसित कोशिका है? क्यों, इनमें क्या कमी है? क्योंकि इनमें विभाजन नहीं होता है। कभी देखा कि आरबीसी में विभाजन? अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी में विभाजन होता तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में क्यों होता? भाई कोशिका है तो सीधी विभाजन होकर के नई कोशिका बना लेती थी ना, लेकिन इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, इसलिए पूर्ण विकसित कोशिका नहीं मानी जाती है। आया समझ में कारण? हालांकि कल मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, पर कुछ नए बच्चे भी आए तो मुझे वापस रिपीट करना जरूरी है। बेटा आरबीसी के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इसलिए आभासी ऊतक भी कहते हैं इनको, सीडो। नेक्स्ट, अच्छा आरबीसी को क्या नाम दिया था हमने? इरिथ्रोसाइट। याद आया? आरबीसी को क्या कहा था? इरिथ्रोसाइट। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। लिखो पहला बिंदु, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट कहते हैं इसे, ल्यूकोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं मित्रों? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। हो गया दोनों तुलना, याद हो रहा है साथ साथ? आरबीसी का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। फिर आरबीसी का आकार कैसा था? बाइकॉनकेव, उभया अवतल, मतलब चारों तरफ से क्या था? फूला हुआ। याद आया? और बीच में से पिचका हुआ, तभी तो हुआ बाह्य उभया उत्तल। और इसका आकार कैसा होगा? इसका कोई आकार नहीं होगा, इसलिए इसको आकार की दृष्टि से बोल दिया एमीबॉइड, अमीबा के समान, असमान। लिखो, डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता, इस कारण इन्हें अमीबॉइड कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता, इस कारण इन्हें अमीबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अमीबॉइड, अमीबा के समान। क्यों बोला? क्योंकि अमीबा का भी आकार निश्चित नहीं होता और इसका भी आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा नाम तो सुन रखा है ना, 10वीं के अंदर पढ़ा भी था, याद करो। अमीबा आर्ट्स वाले जो कम है, कमी है ना आज आर्ट्स वाले यहाँ तो। कौन कौन आर्ट्स वाले हाथ खड़ा करो, तो ज्यादा हो गया। और साइंस वाले मामला तो बराबर है, कांटे की टक्कर है, अब कौन जीतेगा? नहीं, ऐसा काम नहीं है। हम आपसे टक्कर करवाएंगे टेस्ट के अंदर, देखते हैं कौन रेस में आगे आता। और मैं आपको कह दूं, आर्ट्स वाले ज्यादा नंबर लाएंगे क्योंकि वो सीरियस है, साइंस वाले लापरवाही कर देते हैं। मुझे आता है आरबीसी तो है, डब्ल्यूबीसी क्या है? हाँ, वो तो है ही है। ये कहेंगे क्या है राणा महाराणा, हमें पता है। कुल मिला के जो सीरियस रहेगा वो आगे जाएगा। बाकी बेटा एक बार नौकरी लग जाओ, भी जिंदगी भर मौज है। और आज का पत्रिका का पहला न्यूज सर्वे देखा पेपर में? सबसे ज्यादा पिछले 2-3 सालों में 18 से 21 साल की उम्र के लोगों की नौकरियां घटी है, सरकारी नौकरी। पढ़ते नहीं, लापरवाही करते। कोविड आ गया तो क्या हो गया, पढ़ाई बंद कर दी। ओ, भर्तियां की संख्या बढ़ी है, ये भी आया अखबार में। कुल मिला के आप लोग थोड़े इधर उधर जाते जाते हो, भटकती आत्मा है। और महिलाएं आगे जा रही है। देख लो सभी टॉपर कौन है इस बार के, चाहे आप 10th बोर्ड देख लो, चाहे 12th बोर्ड देख लो, चाहे आईएएस देख लो, चाहे आरएस देख लो, सबके अंदर टॉपर महिलाएं। तो घूमते रहो फिरते रहो, ये पढ़ रही है। हाँ, नेक्स्ट बात किसकी कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी की। इसलिए तुम भी पढ़ लो, थोड़े दिन सीख लो कुछ। हाँ, नहीं तो पीछे रह जाओगे कि सर आपको क्या करना, पढ़ो ना चुपचाप। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, तो डब्ल्यूबीसी का
लिखो WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन और मैक्सिमम मोटा बेटा 13 दिन। लिखो जीवन काल नॉर्मली तो होता है 4 से 5 दिन, लेकिन बेटा अधिकतम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 13 दिन। अधिकतम 13 दिन तक ये जीवित रह सकती है। ये राजस्थान बोर्ड की किताब कह रही है, ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा हूं। रियल यही है, 4 से 5 का एवरेज और ज्यादा ज्यादा 13, सही यही है, तभी तो लिखाया है। इसलिए बोला कि ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए ना, कोई ऐसा घोटाला कर दे तो इधर आओ। नेक्स्ट बेटा, बात थोड़ी ढंग की करे तो पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए मुझे ये बातें थोड़ी मैं करता रहता हूँ, आपको पता ही है आपको तो। नेक्स्ट, और मैंने जब पढ़ा था हमेशा कहता हूँ कि मैं आरबीसी और एनसीईआरटी की समरी पढ़ाता हूँ, बाकी मैं बिल्कुल नहीं लिखाता हूँ। कह रहे नहीं रहे तो देख लो, सिर्फ आरबीसी एनसीईआरटी की समरी लिखा रहा हूँ मैं आपको, 2-4 बातें एक्स्ट्रा लिखाता हूँ और कुछ नहीं करता, और प्रश्न सिलेबस वही होता है और कुछ भी नहीं। इसलिए याद रखना, 6ठी से 10वीं तक की किताबें जिसको अच्छे से आती है उसकी दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन नहीं रोक सकती। कहते थे 10वीं ढंग से पढ़ लो, अकल थोड़ी आई, फालतू बोलता है। अब पता चला 10वीं ढंग से पढ़ते तो ठीक रहते। अब आप क्यों होगे ठोकर खा के, जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको 10वीं अच्छे से पढ़ लेना, वो कहेगा फालतू बातें कर रहा है, फिर वो उसके आगे कहेगा, इसलिए रेगुलर ही तो सदा चली आएगी। चलो नेक्स्ट, जीवन काल लिख दिया, लिखो निर्माण, फॉर्मेशन। निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा, तीनों का वही होगा, बॉन मेरो। लिखो अस्थि मज्जा, यह क्या बोलते हैं सर अपन? बॉन मेरो। बॉन मेरो क्या होता है? अस्थि मज्जा। अरे हड्डियों के जॉइंट्स के विशेष कोशिकाएं होगी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करेगी, इनको बॉन मज्जा, अस्थि मज्जा कहते हैं। निर्माण हो गया, जीवन काल हो गया, तो अब लिखो इसका काम। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, कंट्रोल ऑन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। हमारे शरीर की खुद की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसको बनाए रखने का काम करती है कौन बेटा? WBC। नेक्स्ट, काम हो गया, नाम हो गया, तो बचा क्या? एक शब्द लिखो TLC। TLC, फिर पूरा नाम लिखो, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। लिखो TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यानी कि WBC की संख्या जो होती है टोटल, उसको क्या कहा जाता है? TLC। पूछ ले तो याद रखना। अब लिखो WBC की संख्या, WBC की संख्या को TLC कहते हैं। आया समझ में बेटा? TLC क्या है? WBC की संख्या, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके ना, काउंट मतलब संख्या, काउंटिंग करना मतलब गिनना, किसको? टोटल WBC। अच्छा, WBC की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? TLC बढ़ना क्या कहलाता है? हाँ, इन्फेक्शन होगा तब बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। कहलाता क्या है? नहीं, एक शब्द लिखो, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, लिखो बेटा, ल्यूकोसाइटोसिस।
ल्यूकोसाइटोसिस, सामने लिखो WBC की संख्या बढ़ना। तो जब WBC की संख्या बढ़ती है तो बढ़ना हमेशा क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। याद रखना, WBC की संख्या बढ़ना कंडीशन क्या कहलाएगी? ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा, WBC कम होना क्या कहलाता है? आपने क्या लिखा? ल्यूकोसाइटोसिस। नीचे ब्रैकेट में लिख दो सामान्यतः जब आपको क्या होगा? कोई इन्फेक्शन, सामान्यतः संक्रमण के समय WBC बढ़ना। जब आपको कोई संक्रमण होगा मित्रों तो WBC बढ़ेगी, तो बढ़ना क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। जनरली कभी हमें इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा, तो हमेशा डॉक्टर सबसे पहले कहता है जाओ CBC करा के लाओ, काउंटिंग ब्लड सेल, जिसमें पूरी आ जाएगी RBC, WBC, प्लेटलेट सब, और उसमें देखते हैं TLC। और WBC बढ़ी हुई आई तो कहेगा आपको संक्रमण है, ये लो 2 दिन की गोली, दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल संक्रमण। क्योंकि WBC क्या करती है? शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस गया, उस एक को चुन चुन के मार करके खाएगी, फैगोसाइटोसिस। और ये बैक्टीरिया वायरस शरीर में गया, वो बढ़ेगा तो WBC बढ़ेगी, उसके बराबर होगी, और एक एक बैक्टीरिया को, एक एक वायरस को चुन चुन के खा करके नष्ट करेगी, तो संख्या बढ़ेगी। और जैसी नष्ट हो गई वापस नॉर्मल। तो WBC बढ़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट लिखो दूसरा, ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया ल्यूकोसाइटोपेनिया लिखो, WBC की संख्या कम होना, WBC की संख्या कम होना क्या कहलाता है बेटा? ल्यूकोसाइटोपेनिया। बढ़ना क्या कहलाएगी? ल्यूकोसाइटोसिस। अरे साइटो मतलब होता है कोशिका, सिस मतलब बढ़ना, और ल्यूको मतलब WBC। अच्छा देखो, ये एड्स जैसे रोगों में कम होती है, नॉर्मल कभी WBC कम नहीं होगी। कौन से रोग में कम होती है? HIV, एड्स। लिखो, एड्स जैसे रोगों में कम होती है। याद करो, HIV के रोगी में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और कम होती होती एक दिन आता है वो रोग से नहीं लड़ पाता है और चला जाता है। वैसे कौन नहीं जाएगा? सब जाओगे। ये तो बेटा पता नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो, बट ये तय है जो आएगा वो तो जाएगा, इसलिए जल्दी फटाफट नौकरी लगाओ, कुछ मौज कर लो, नहीं तो एक दिन आएगा और जाना तो है ही। फिर मौज पीछे रह जाएगी बेटा, भुगतना पड़ेगा। नहीं, अब कर रहे हो तो बाद में भुगतोगे, और अभी भुगते तो बाद में मौज करोगे। जिंदगी में एक बार तो दुख देखना है, अब देख लो कब देखना है। अगर कोई दुख देख के सुख देखता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, और अभी सुख देख ले तो बाद में दुख बड़ा खतरनाक रहता है। तो यात्री अपने जोखिम पे सफर करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एक लाइन लिखो बेटा, लिखो, यदि WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यदि WBC की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा कितनी? लिखो ब्रैकेट में 1 से 1.5 लाख, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया,
ल्यूकेमिया, यह नाम लिखो इसका सामान्य, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। तो बेटा यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एक खतरनाक बीमारी होगी जिसको नाम देंगे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अच्छा, टीएलसी है कितनी नॉर्मल? डब्ल्यूबीसी की संख्या नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? देखो लिखी नहीं, पूरी रामायण पढ़ ली। मैं तो नजर पड़ी कॉपी तब याद आया टीएलसी खाली पड़ी है सामने। लिखो डब्ल्यूबीसी की संख्या, हे भगवान, अभी पूरी रामायण हो जाती है और गीता है ही नहीं है। लिखो, अच्छा सीता है ना। डब्ल्यूबीसी की संख्या यानी कि जिसको हम क्या बोलते थे बेटा, टीएलसी कितनी होनी चाहिए? 8,000 से 11,000 पर सेंटीमीटर नहीं, पर क्या होगा बेटा, मिलीमीटर क्यूब। आयतन घन में होता है ना, 1 मिलीमीटर अगर किसी का हम खून लेंगे तो उसके अंदर इतनी डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए। 8 से, अब कहीं 7 से 10 मिले तो भी सही है क्योंकि ये औसत वैल्यू है बेटा। तो 1,000-2,000 ऊपर नीचे चलेगा, फिक्स किसी की नहीं हो सकती है, एवरेज वैल्यू है, इसके आसपास होनी चाहिए। अब अलग अलग लैब से चेक करो, किसी में आएगा 7 से 10 नॉर्मल वैल्यू, किसी में आएगा 8 से 11, किसी में आ सकता है 8 से 12, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 ऊपर नीचे चलता है। यदि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 11 की जगह 12,000 हो जाए, 13,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इन्फेक्शन है 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 से 1.5 लाख हो जाए, कहाँ 1000, 11, 12, कहाँ लाख, 1.5 लाख, बहुत ज्यादा संख्या है तो खतरनाक बीमारी ब्लड कैंसर होता। नेक्स्ट, तो ये हो गई आपकी डब्ल्यूबीसी। अब लिखो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। बताओ डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? यस सर, हम किसकी बात करें आप तो ये तो बताना। डब्ल्यूबीसी के प्रकार बताओ, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? जीती होती है कितनी बताओ बायोलॉजी वाले? 3, 2 उत्तर आ रहे बेटा, किसका मानू? 4 भी आगे लो, ऐसे 4 ऑप्शन बन सकते हैं। कौन सही है कौन गलत है? देखो इधर किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, डब्ल्यूबीसी की। ये तो बताया ना, डब्ल्यूबीसी बेटा कितने प्रकार की होती है? 2। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? कणिकामय, याद आया? कणिकामय, या इसको क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट। कणिकामय या क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेनुलोसाइट। दूसरा अकणिकामय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलोसाइड, नॉट नहीं, ए ग्रेन्युलोसाइड। अच्छा, ग्रेनुलोसाइड और अग्रेनुलोसाइड। ग्रेनुलोसाइड कितने प्रकार की होती है सर? पूरे 5। कितने? सही है, 3 प्रकार। कौन कौन? ए बी सी, 1 2 3 नहीं। एसिडोफिल, कौन होगी? एसिडोफिल। बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। कितनी होगी बेटा?
3 और ये 2, टोटल 5, इसलिए मेरे मुंह से 5 निकला था। मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कितनी हो गई बेटा टोटल? 5। लिखो नाम, फिर एक को थोड़ा थोड़ा पढ़ाता। लिखो फटाफट। तो WBC कितने प्रकार की हुई? 5, जिसको 2 भागों में बांटा गया। ABN, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। या तो आपको रखना पड़ेगा। देखो इधर लिखना मत, पहले सुनना बेटा। ये 5 प्रकार है, इसमें से 3 है वो कणिका के रूप में दिखती है, जो कि आपके अभिरंजित होती है। अभिरंजन मैंने समझते ना, स्टैनिंग, स्टैनिंग समझते हो ना, रंग प्रदान करना, रंग देते हैं इनको तो ये कलरफुल दिखाई देती है। सबसे पहले एसिडोफिल, इसकी मात्रा लगभग होती है बेटा 4%। कितनी? 4% के आसपास। बेसोफिल होती है, वो होती है बेटा आधा से 1% मात्रा इसकी टोटल WBC का। और न्यूट्रोफिल होती है, वो 65 से 70% के आसपास होती है। और मोनोसाइट 4 से 8% और लिम्फोसाइट 20 से 25% की मात्रा होती है। तो बताओ सर्वाधिक WBC कौन सी होती है? ऐसा प्रश्न बन सकता है रेट आपके LDC में। या पूछेंगे सबसे कम कौन होती है? आकार में सबसे बड़ी कौन है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी लिम्फोसाइट, वो छोटी बड़ी है बेटा। एसिडोफिल इसलिए बोला इसको क्योंकि ये एसिडिक अभिरंजक इयोसिन, क्या नाम है? इयोसिन, इसीलिए इसको कई बार इयोसिनोफिल भी कहते हैं। इयोसिन से अभिरंजित होती है, अम्लीय व्यंजक है, अम्लीय प्रकृति का, और अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, इसलिए नाम दे दिया एसिडोफिल। ये सारी अभिरंजक, जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, क्या नाम है बेटा? मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती है, और बेस सार इसलिए बोलते हैं बेसोफिल। और बेटा न्यूट्रोफिल एक ऐसी है जो सारी और अम्लीय दोनों अभिरंजित से रंगीन होती है, इसलिए इसको बोल दिया न्यूट्रल, दोनों के प्रति समान व्यवहार प्रकट करती है। अच्छा, एसिडोफिल हमेशा एलर्जी से सुरक्षा करती है। हमारे शरीर में जब भी आपको एलर्जी होगी, एलर्जी होती है ना, उससे सुरक्षा कौन करती है? एसिडोफिल। बेसोफिल बेटा ये सीटोनिन, हिस्टामिन और हिपेरिन, तीनों जो लीवर में बनते हैं, इनकी मात्रा को बढ़ाती है और परिवहन करती है। और न्यूट्रोफिल ये बेटा रोगों से लड़ती है, रोग बैक्टीरिया को खा करके नष्ट करती है। मोनोसाइट ये भी रोगों से लड़ाती है, और विशेषकर रक्त कणिकाएं मर जाए, RBC WBC दूसरी, तो उनको खा करके नष्ट कर देती है। और मोनोसाइट हो गया काम इसका। लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती है और रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करती है। तो ये हो गई 5 प्रकार की। कौन कौन हो गई मित्रों? WBC। लिखा दो एक एक थोड़ा थोड़ा। देखो पहला एसिडोफिल,
देखो नंबर 1 एसिडोफिल। एसिडोफिल लिखो इसमें कुल, पहले लिखो मात्रा, मात्रा लिख दो 4%। मात्रा लिखो 4% होगी कुल डब्ल्यूबीसी का। दूसरा काम, मात्रा के बाद लिखो यह अम्लीय अभिरंजक एसिडिक स्टैनिंग स्टैन, यह अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होती है। यह अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होती है, इस कारण इन्हें इयोसिनोफिल भी कहते हैं। इस कारण इन्हें इयोसिनोफिल भी कहते हैं। यह अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होती है, इस कारण इन्हें इयोसिनोफिल भी कहते हैं। कोई बात ना, इयोसिनोफिल कौन है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, एसिडोफिल। लिखो कार्य एलर्जी से सुरक्षा, कार्य लिखो एसिडोफिल का एलर्जी से सुरक्षा, एलर्जी से सुरक्षा। तो ये हमारे शरीर में हमारी एलर्जी से क्या करेगी मित्रों, सुरक्षा करेगी। कौन, इयोसिनोफिल या इयोसिनफिल। नेक्स्ट दूसरी लिखो बेटा बेसोफिल। बेसोफिल बेसोफिल लिखो, मात्रा 0.5 से 1% मात्रा। लिखो सबसे कम मात्रा में पाई जाती, सबसे कम मात्रा में पाई जाती, सबसे कम मात्रा में पाई जाती। कौन, बेसोफिल। फिर लिखो यह, हाँ इसके आगे लिख दो, यह सारी अभिरंजक, यह सारी अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती है। हाँ सारी अभिरंजक, बेसिक सारी अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती है, मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती है, इस कारण इन्हें, नहीं कुछ मत लिखो, बस अभिरंजित होती लिख दो। फिर लिखो मित्रों काम, इसका सीधा लिख दो कार्य सीटोनिन, हिस्टामिन और हिपेरिन की मात्रा बढ़ाती व परिवहन करती। तीनों नाम लिखो, फिर लिखो की मात्रा बढ़ाती व परिवहन करती, की मात्रा बढ़ाती व परिवहन करती। इन तीनों की मात्रा को ये मित्रों बढ़ाएगी और साथ में परिवहन ट्रांसपोर्ट का काम भी करेगी। लिख दो इनका निर्माण यकृत में होता है। किनका, तीनों कंपाउंड का। ये केमिकल है बेटा, रसायन। इन तीनों का निर्माण कहां होगा, यकृत। तभी तो यकृत को मैंने कल कहा था ना केमिस्ट्री लैब, शरीर की केमिस्ट्री लैब बोलते हैं, बहुत सारे केमिकल बनाता है। लेबोरेटरी ऑफ बॉडी, शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं, केमिस्ट्री लैब, प्रयोगशाला, रसायन प्रयोगशाला भी कह सकते। तीसरा लिखो बेटा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल
न्यूट्रोफिल क्या करता है? वही जो करता है। पहले तो लिखो यह, मात्रा लिखो पहले, देखो क्रम वही रखना है अपना, ताकि दिमाग एक सेट रहे। पहले मात्रा कितनी लिखी? 65 से 70। लिखो सर्वाधिक मात्रा, पूछा जा सकता सीधा, सर्वाधिक मात्रा। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन होगी? न्यूट्रोफिल, सर्वाधिक मात्रा। फिर लिखो यह अम्लीय व क्षारीय दोनों अभिरंजक से, यह अम्लीय व क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों अभिरंजक से अभिरंजित होती है। अम्लीय व क्षारीय दोनों अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं और काम लिख दो रोगों से सुरक्षा। कार्य लिख दो रोगों से सुरक्षा। रोग रोग लोगों से नहीं, के लोगों से, रोगों से, रोगों से, रोग समझे? डिजीज, नॉट लोग, मैन नहीं है, बीमारी से सुरक्षा। नेक्स्ट मोनोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट। बेटा एलडीसी का भी लेवल अच्छा आता है, ध्यान रखना एग्जाम का। इसलिए देखो मैंने डब्ल्यूबीसी आरबीसी सबके प्रकार पढ़ाए, वरना हम जनरल साइंस में इतना नहीं लिखाते। डब्ल्यूबीसी के काम, डब्ल्यूबीसी की संख्या, ल्यूकोसाइड और इसके ये पांचों प्रकार के नाम लिखा के छोड़ देते। बट यहाँ लेवल बहुत अच्छा आता है एग्जाम को, और प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरी बातें पढ़ा रहा हूं। पढ़ते तो ना आप, क्योंकि 50 प्रश्न है साइंस के, प्रश्नों की संख्या बड़ी शानदार है, और 50 में से कम 40 से 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखो 50 में से 50 तो कई बार कुछ क्वेश्चन एक दो ऐसे आते हैं जो हमारे पढ़े हुए भी नहीं होते, कुछ क्वेश्चन लेवल बढ़ाने के लिए भी दिए जाते हैं, तो वो नेगेटिव नहीं करने हैं। लेकिन आप 45 क्वेश्चन करते हो तो आप टॉपर हो राजस्थान के, और इतने तो करोगे, करोगे ना? पता नहीं जोश कहाँ गया। करोगे नहीं करोगे? अपने क्या करना है, आराम से बैठे हैं, मास्टर है बोलता रहेगा, चला जाएगा भी, हैं? ऐसे ही है क्या? कुछ समझ में आया क्या? डब्ल्यूबीसी, तब तो ठीक है। पता था ना पढ़ क्या रहे हैं? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के भी प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? पूरे 5, नो आंच। कितने भागों में बटा है? 2। कौन कौन से? कणिका में और अकणिका में। कणिका में कौन है? एबीएन। प्रश्न ऐसा है कि कौन सी कणिका में डब्ल्यूबीसी नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। एबीएन, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोलिम्फो इधर। कैसे भी करो, याद तो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो मोनोसाइट, यही लिखना। देखो आकार में सबसे बड़ी, आकार में सबसे बड़ी, और काम रोगों से सुरक्षा व रक्त में मृत कणिकाओं को हटाकर रक्त को साफ करना। रोगों से सुरक्षा तथा रक्त में उपस्थित, रोगों से सुरक्षा तथा रक्त में उपस्थित मृत कणिकाओं को हटाकर रक्त में उपस्थित मृत कणिकाओं को हटाकर रक्त को साफ करना। साफ हो गया ना, एक तरह से कचरा हटाना। रक्त में से मृत कणिकाओं को हटाकर रक्त को साफ करना या साफ रखना। लेस्ट लिम्फोसाइट, लिखो लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट सबसे छोटी होगी, पहले मात्रा लिख दो, 20 से 25, 20 से 25 लिखो। द्वितीय नंबर पर सर्वाधिक, सेकंड नंबर में सर्वाधिक संख्या है कि नहीं देख लो। अरे सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल। उसके बाद कौन है कि नहीं? द्वितीय नंबर पर सर्वाधिक। प्रथम पे तो वो गई, सेकंड पे ही है। देखो आकार में सबसे छोटी, आकार में सबसे छोटी। और काम लिखो, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करना, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करना, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करना व रोगों से सुरक्षा। एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करना व रोगों से सुरक्षा करना, ये काम करेगी कौन? लिम्फोसाइट। तो ये हो गए बेटा आपकी कंप्लीट WBC। पूरा ले लिया मैंने इसको। अब एक बार अच्छे से आपकी जिम्मेदारी है रिकॉल करना, रिवाइज करना। नेक्स्ट तीसरा लास्ट लिखो, प्लेटलेट्स, बिंबाणु। बिंबाणु प्लेटलेट्स। बताओ बेटा, प्लेटलेट्स किसको बोलते हैं? बिंबाणु किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स। बहुत बढ़िया। मेरा डायलॉग मेरे ऊपर, कम से कम मेरे को तो बख्शते, और दिन भी दूसरा है, फिर भी इतने होशियार हो गए हो। महीने भर बाद क्या स्थिति होगी? चलो बताओ, आरबीसी को क्या नाम दिया था? एरिथ्रोसाइट। याद हो रहा कुछ कुछ भाई? स्पीड सही है ना? तेज तो नहीं है? या धीरे? धीरे है? बराबर है? तब तो ठीक। बोल देना, तुरंत 1 सेकंड लगेगा चेंज करने में। मैं सोच रहा था आराम से पढ़े था कि याद भी हो साथ साथ। और कौन से एग्जाम का बर्डन है कि कल परसों एग्जाम है क्या? तो बढ़े फिर आगे। आरबीसी को क्या नाम दिया था? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। उसी प्रकार लिखो, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तीनों नाम याद हो गए ना? लिखो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं फिर इसको? थ्रोम्बोसाइट। लिखो, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसका भी कोई आकार निश्चित नहीं होगा, इसलिए सीधा लिखो इसका जीवन काल। जीवन काल, लाइफ लिखो 6 से 7 दिन। जीवन काल, छह से 7 दिन। जीवन काल हो गया, तो आगे बढ़े। लिखो साहब इसका कार्य, WBC को। कार्य लिखो बेटा, रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लोटिंग। काम क्लोटिंग करना, रक्त का थक्का बनाना। जिसमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है? के लिख दो। विटामिन के सहायक होता है। कई बार प्रश्न सीधा पूछ ले, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो रक्त का थक्का किससे नहीं बनेगा बेटा?
विटामिन के की कमी से। काम हो गया, जीवन काल हो गया, तो लिखो इसका निर्माण। निर्माण तो तीनों का मैंने एक ही जगह बताया, तो इसका भी लिख दो अस्थि मज्जा। निर्माण अस्थि मज्जा लिख दिया होगा। काम हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, विमाणु हो गए, थ्रोम्बोसाइट, जीवन काल, कार्य, निर्माण। तो आगे लिखो संख्या। संख्या बताओ, संख्या कितनी होती है बेटा? लिखो 1.5 लाख से 4 लाख। डेढ़ लाख से 4 लाख। डेढ़ लाख से लेकर के 4 लाख तक इनकी संख्या होती है। 1.5 लाख से 4 लाख है भाई। मिलीमीटर क्यूब, हाँ आगे लिखो ना, प्रति मिलीमीटर क्यूब। मतलब कितना खून लेंगे बेटा? 1 मिलीमीटर। तो इतनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए। अच्छा, कौन से रोग में इसकी संख्या कम होती है? डेंगू में। लिखो, डेंगू रोग में इसकी संख्या कम होने से, डेंगू रोग में इनकी संख्या कम होने से, डेंगू रोग में इनकी संख्या कम होने से नाक व मसूड़ों से खून आता है। डेंगू रोग में इनकी संख्या कम होने से नाक व मसूड़ों से खून आता है। ये प्रारंभिक लक्षण है कम होने के। और बहुत ज्यादा अगर कम हो जाए बेटा, तो आंतरिक अंगों के अंदर रक्त स्राव होता है, जिससे रोगी की क्या हो सकती है? मृत्यु। लिख दो आगे, तथा अत्यधिक कम होने पर, तथा अत्यधिक कम होने पर आंतरिक अंगों में, तथा अत्यधिक कम होने पर आंतरिक अंगों में रक्त स्राव होने से, तथा अत्यधिक कम होने पर आंतरिक अंगों में रक्त स्राव होने से रोगी की मृत्यु हो सकती है। रक्त स्राव से रोगी की मृत्यु हो सकती है। लिख दिया होगा। इसलिए प्लेटलेट्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं डेंगू के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा कम हो गई तो अंदर ही अंदर खून का स्राव हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा, रोगी की क्या हो सकती है? डेथ। नेक्स्ट, तो ये हो गई बेटा आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी डब्ल्यूबीसी बड़ी थी तो मैंने पूरा लिया, इसमें कुछ है नहीं विशेष, तो हमने सीधा सीधी बात कर ली। नेक्स्ट, हो गया तीनों भाग। ब्लड हो गया, तो एक लिखो नोट। नोट, आपकी इच्छा हो जितना देख लेना बेटा। नोट, नोट, और नोट के अंदर लिखो बेटा, रक्त को आभासी ऊतक भी माना जाता, आभासी ऊतक माना जाता है। आभासी ऊतक माना जाता है क्योंकि इनकी कोशिका में, क्योंकि इनकी कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होता है। विभाजन क्षमता नहीं होती है। इसलिए इसको क्या कहा गया मित्रों? आभासी योजी ऊतक, या आभासी ऊतक या ऊतक में संयोजी ऊतक है ये। चलो
अब लिखो बेटा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ब्लड ग्रुप की थोड़ी सी बात करेंगे। लिखो साहब रक्त समूह। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहले बताओ रक्त समूह की खोज, रक्त समूह का जनक किसे कहते हैं? लिखो रक्त समूह का जनक, खोज करता। रक्त समूह का जनक कह दो, जन्मदाता, या क्या कह सकते हैं बेटा अपन? खोज करता। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसलिए खोज करता, जनक किसको कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन याद रखना बेटा, सभी ब्लड ग्रुप इसने नहीं खोजे थे। किसने खोजे थे? नहीं। लिखो एक लाइन, इसका आपको पता नहीं पूरा। लिखो रक्त समूह ए, बी व ओ की खोज। रक्त समूह ए, बी और ओ की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और स्पेशल याद रखना, रक्त समूह ए, बी की खोज डी कॉस्टेलो। डी कॉस्टेलो ने की थी। स्पेशल याद रखना। अच्छा कुछ नहीं दे और सीधा पूछे रक्त समूह की खोज किसने की, तो उत्तर क्या दोगे? कार्ल जनक खोज करता तो यही है। लेकिन इन्होंने शुरू में कितने बताए थे? 3। बाद में चौथा किसने बताया? डी कॉस्टेलो। आया समझ में कहने का मतलब? कुछ नहीं दे तो जनक खोज करता तो कौन है, बट स्पेशल पूछ ले ए, बी की खोज किसने की। इसका मतलब साफ हो गया, वो अलग पूछना चाहता है। और कुछ नहीं पूछना चाहे तो रघु को लिखते सदा चली आई। नेक्स्ट लिखो शरीर में पाई जाने वाली, शरीर में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर, याद रखना एंटीजन, शरीर में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा। शरीर में पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा। तो बताओ एक अच्छा प्रश्न बन सकता है ना? क्या निम्न में से किसके आधार पर शरीर में रक्त को 4 समूह में बांटा? ऑप्शन दे दे, एंटीजन, एंटीबॉडी, दोनों या दोनों नहीं? तो ओनली एंटीजन। और आप क्या ठोकते हो? दोनों, जबकि दोनों नहीं है। अरे पहले एंटीजन होगा, और याद करो एंटीजन के खिलाफ जो प्रोटीन बनती है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो वो तो इसके कारण बनने वाली प्रोटीन है, और अगर एंटीजन नहीं हुआ तो एंटीबॉडी नहीं होगी। याद करो कल मैंने कहा था नहीं कहा था कि हर व्यक्ति के शरीर के एक विशेष प्रोटीन होती है जिसको एंटीजन कहते हैं। कोई बैक्टीरिया, वायरस कोई भी आएगा तो हर जीव एक विशेष प्रोटीन उत्पन्न करेगा, और हम भी एक विशेष प्रोटीन उत्पन्न करेंगे हमारे शरीर की, उसी को हम एंटीजन कहते हैं। उस एंटीजन के आधार पर रक्त को कितने समूह बांटा मित्रों? 4। कौन कौन से? तो मैं एक इंडेक्स बना लेता हूं, लगे आज ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करे।
सबसे पहले देखो इधर बोर्ड पे देखना आराम से, रक्त समूह की बात कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप, फिर बात कर लेते हैं एंटीजन, फिर बात कर लेते हैं एंटीबॉडी, फिर बात कर लेते हैं खून किस किस से ले सकता और किस किस को दे सकता। तो कितने भाग होंगे? अरे ब्लड के कितने भाग होंगे? 5 कब से हो गए भाई? 4। कौन कौन से? ए बी और ओ, याद रह जाएगा वो। तो ब्लड कितने समूह है? इधर बोर्ड पे देखो, आपको याद कराता हूं हाथों हाथ, ताकि वापस रटने की जरूरत कभी जिंदगी में नहीं रहे। ब्लड ग्रुप को 4 समूह में किसके आधार पर बांटा? एंटीजन। किसके आधार पर? तो जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह। एक शब्द याद रखना है, क्या याद रखोगे? जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह। याद रह जाएगा? क्या बोला मैंने? जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह। तो ए एंटीजन जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह, तो एंटीजन कैसा होगा? जैसा है वैसा। आया लाइन क्या मतलब समझ में? तो जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह, जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह। और यहां नहीं है, 0 डब्बा गोल। तो बताओ ए में एंटीजन क्या होगा? ए बी में, ए बी में, और ओ में नहीं। तो पहला प्रश्न बन गया, किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता? पूछा जाता है सीधा, किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता? ओ में। बेटा याद रह जाएगा, रटने की जरूरत है क्या? जैसा एंटीजन वैसा रक्त समूह, जैसा रक्त समूह वैसा एंटीजन। ये भी तो हो सकता है। तो ए में, बी में, ए बी में, और ओ में नहीं। तो बेटा मुझे बताओ, एंटीबॉडी इसके उल्टा होगा। 2 जोड़े बना दो, इसके और इसके। ये तो याद है, जैसा रक्त समूह वैसा एंटीजन। जोड़े बना के चेंज कर दो, इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। कोई दिक्कत? अब लेने की बात करें, ए किससे लेगा? ये तो याद रखना थोड़ा सा। ए लेगा बेटा ए से और ओ से, बस। बी ए से, सॉरी, खुद से और ओ से। ए बी सबसे, और ओ केवल ओ से। ये कहता दुनिया भरी लुटेरी है, ना तेरी है ना, मुंह में राम राम और पीछे हेरा फेरी है। तो यहां ये किससे लेगा? तो ये देगा किसको? ए और ए बी को। अरे जो लेगा बी और ए बी को, ये केवल ए बी को। और यहां जो भी आएगा दरबार में कुछ लेकर जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लो इंडेक्स।
लिख दिया होगा। नीचे लिखो सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता कौन होगा बेटा? लिखो ओ या ओ नेगेटिव। सर्वदाता लिखो ओ या ओ नेगेटिव। है कि नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव से भी नहीं। और पॉजिटिव वाला दोनों से ले सकता, नेगेटिव पॉजिटिव। लिख दिया होगा यहां। तो नीचे लिखो बेटा सर्वदाता कौन होगा? ओ या ओ नेगेटिव। और सर्वग्राही कौन होगा भाई? ए बी या ए बी पॉजिटिव। ये थोड़ा सा आपको रखना है याद, रख लोगे इतना तो। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया ब्लड ग्रुप। खोज किसने की? कॉललैंड स्टीनर ने। किसके आधार पर की? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन कैसा? जैसा रक्त समूह। ए बी और ओ की खोज की थी लैंड स्टीनर ने, और ए बी समूह की खोज की थी डी कॉस्टेलॉन। कोई दिक्कत? बढ़ू आगे बेटा। तो एक शब्द लिखो आर एच फैक्टर, आर एच कारक। लिखो आर एच कारक, आर एच फैक्टर। आर एच कारक की खोज किसने की थी? है? लिखो आर एच कारक की खोज पहले वाले वैज्ञानिक कौन? कॉललैंड स्टीनर। वो इसका साथी कौन बेटा? वीनर। वीनर ने रिसस मकाका बंदर में की। रिसस मकाका बंदर हो गया। तो आर एच कारक की खोज किसने की मित्रों? रिसस मकाका बंदर। किसने की? रिसस मकाका बंदर। आर एच कारक खोज करता कौन है बेटा? कॉललैंड स्टीनर और विनर। किसमें की? रिसस मकाका बंदर। ये तो हो गया फैक्ट। आर एच कारक क्या है बेटा? ये भी एक एंटीजन है। पहले चेक करेंगे ब्लड ग्रुप, फिर चेक करेंगे आर एच फैक्टर। अगर एंटीजन होगी तो कहेंगे पॉजिटिव, और नहीं होगी तो कहेंगे नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जाता है वो क्या होता है बेटा? आर एच फैक्टर। तो एक लाइन लिखो, देखो आर एच फैक्टर या आर एच कारक एक एंटीजन होती है। आर एच कारक, आर एच कारक एक एंटीजन होती है जो आर एच कारक एक एंटीजन होती है जो जिसके शरीर में जिसके शरीर में उपस्थित होती है, जिसके शरीर में उपस्थित होती है उसे आर एच पॉजिटिव, जिसके शरीर में उपस्थित होती है उसे आर एच पॉजिटिव, तथा जिसके शरीर में अनुपस्थित होती है उसे आर एच नेगेटिव कहते हैं। जिसके शरीर में उपस्थित होती है उसे आर एच पॉजिटिव, तथा जिसके शरीर में अनुपस्थित होती है उसे आर एच नेगेटिव
कहते हैं। समझ गए बेटा? तो ब्लड ग्रुप के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं वो क्या है पूछ ले तो RH एंटीजन। ये भी एक प्रोटीन है जो एक एंटीजन, एंटीजन प्रोटीन ही होती है बेटा। नेक्स्ट, इसमें एक लफड़ा है और वही एग्जाम में पूछते हैं और LDC में 2 से 3 बार पूछा हुआ भी। बेटा यदि कोई पुरुष है, कौन? पुरुष, मेल, वो है बेटा RH पॉजिटिव, और कोई फीमेल वो है RH नेगेटिव, तो ऐसा जोड़ा शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आप मुझे कहोगे कि सर ये उल्टा हो जाता तो चलेगा, दोनों बराबर नेगेटिव तोड़ेगा, दोनों पॉजिटिव चलेगा, बट यहां नहीं। तो यही तो 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम के। और याद करो RS प्री 2021, यही तो प्रश्न पूछा था। दिया आपने RS प्री का एग्जाम, आया था RH का क्वेश्चन, याद है कुछ? फालतू बातें आप याद थोड़ी रखते हो। अच्छा फालतू नहीं है क्या? तो याद रखो बेटा। और RS फ्री अब आ रही है, RS की भी भर्ती आ रही है। तो बेटा RS की भर्ती में साइंस यही है, कोई दूसरी थोड़ी। और इतने मैंने लेवल से पढ़ाया है, आप RS के एग्जाम में भी आराम से क्लियर कर सकते। बस शर्त है कि जो टॉपिक सिलेबस के है वो सेम है, वो तो सेम प्रश्न मिलेंगे। सिलेबस का नहीं है, जो नहीं पढ़े वो कैसे मिलेगा, बस ये फर्क रहेगा, बाकी कोई फर्क नहीं रहेगा। इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस शर्त मेरी एक ही रहेगी, जितना पढ़े उतना याद आपको होना चाहिए। और हमेशा मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, याद होना चाहिए आपको जो पढ़ाया है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। या तो आपको करना पड़ेगा और फैकोलॉजी से बड़ी बड़ी बातें कर दूं, उससे तो अपना काम होगा नहीं। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, घोल के कोई नहीं पिला सकता, बता सकता क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। मैटर लिखा सकता हूं, मैटर दे सकता हूं, रिवाइज कर सकता हूं, 4 बार प्रश्न पूछे तो समझाने का प्रयास कर सकता हूं, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, सीधी सी बात है। आगे नहीं तो यहां से पीछे चले जाओगे। और गांव में खेत आपको पता ही है, हंसिया वेट कर रही है आपकी। हाँ देख लेना फिर। चलो एक लाइन लिखो तो फिर। अभी मैंने क्या बोला फिर? उल्टा है तो चलेगा, ये भी है तो दौड़ेगा, दौड़ेगा या लपड़ा होगा। समझ में आया? तो केवल क्या नहीं होना चाहिए? पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव। तो क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया हो जाती है और पहला बच्चा तो सुरक्षित होगा, लेकिन उसके बाद होने वाली संतान, क्योंकि पहला बच्चा होगा उसके बाद एंटीबॉडी बनती है, तो एंटीबॉडी एंटीजन क्रिया हुई तब तक बच्चा तो हो गया, इसलिए लफड़ा नहीं। लेकिन अगला बच्चा होगा तो एंटीबॉडी तो ऑलरेडी बनी बनाई तैयार है, तो उसकी फिर मां के गर्भ में क्या हो जाती है? मृत्यु। हाँ, वर्तमान में घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज है और लगभग प्रथम प्रसव के 24 से 72 घंटों के अंदर अंदर एंटी-डी का टीका लगाया जाता है। IPT नहीं बेटा, एंटी-डी। कौन सा टीका? एंटी-डी का टीका लगाया जाता है। और इसमें दवाई देते हैं कौन सी? रहोगम। औषधि कौन सी देते हैं बेटा? रहो गम से दूर, रहो गम से दूर औषधि लिखो। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं बेटा इरिथ्रो ब्लास्टोसिस, इथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। ये आया हुआ LDC 2013 में, जो RPSC ने कराया था। पहले RPSC कराती थी ये भर्ती, उसने दिया था इथ्रोब्लास्टोसिस की क्रिया है, उत्तर था पुरुष पॉजिटिव महिला
नेगेटिव। लिखो, यदि कोई पुरुष RH पॉजिटिव, यदि कोई पुरुष RH पॉजिटिव तथा महिला RH नेगेटिव है, यदि कोई पुरुष RH पॉजिटिव तथा महिला RH नेगेटिव है, तो ऐसा जोड़ा विवाह के लिए, तो ऐसा जोड़ा विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, तो ऐसा जोड़ा विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके होने वाली पहली संतान तो सुरक्षित होगी, क्योंकि उनके होने वाली पहली संतान तो सुरक्षित होगी, लेकिन उसके बाद होने वाली संतान जीवित नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद होने वाली संतान जीवित नहीं रहती है। इस क्रिया को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस कहते हैं। लिख दिया होगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो इसमें, इसी के अंदर तो इसमें प्रथम प्रसव के तुरंत बाद, ब्रैकेट लिख दो 24 से 72 घंटे के भीतर, इसमें प्रथम प्रसव के तुरंत बाद यानी कि 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर जितना जल्दी हो, तुरंत बाद एंटी-डी का टीका दिया जाता है। इसमें प्रथम प्रसव के तुरंत बाद एंटी-डी का टीका दिया जाता है। एंटी-डी का टीका दिया जाता है तथा इसमें रहोगम औषधि दी जाती है, मेडिसिन। देखो, तथा इसमें रहोगम औषधि दी जाती है। मेडिसिन, दवाई कौन सी देंगे बेटा? रहोगम औषधि दी जाती है। ये हो गया बेटा आपके कौन सा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस। नेक्स्ट आगे बेटा, एक बात और याद रखना, कोई माता पिता में से किसी का रक्त समूह क्या है? पॉजिटिव RH, तो उसके संतान के माता या पिता दोनों हो तब तो पॉजिटिव होगा। दोनों में से कोई एक अगर RH पॉजिटिव है तो उसके संतान भी लगभग रक्त समूह क्या होगा? पॉजिटिव। लगभग उसका भी पॉजिटिव होने के चांस सबसे ज्यादा होता। तो नोट लगा के लाइन लिखो, नोट। लिखो, यदि माता या पिता दोनों में से किसी का रक्त समूह, यदि माता या पिता दोनों में से
किसी का भी रक्त समूह माता या पिता दोनों में से किसी का भी रक्त समूह RH पॉजिटिव है, किसी का भी रक्त समूह RH पॉजिटिव है, तो उनकी संतान का भी रक्त समूह उनकी संतान का भी रक्त समूह लगभग RH पॉजिटिव होगा। लगभग RH पॉजिटिव होगा। लगभग क्या होगा बेटा? RH पॉजिटिव। तो दिक्कत बढ़े आगे। लिखो भारत में प्रायिकता लिख दो बेटा, कितना % चांस है कि पॉजिटिव होता है इंडिया में? भारत में पॉजिटिव की प्रायिकता लिखो बेटा 97%। और नेगेटिव होने के चांस कितने %? 3। तो बताओ, लगभग बोला मैंने तो सबसे ज्यादा चांस है कि नहीं है? और 97% प्रायिकता बहुत ज्यादा होती कि नहीं होती बेटा? तो लगभग 97% उसका बेटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो लगभग 3% ही तो चांस है। तो मैंने ये थोड़ी बोला 100% पॉजिटिव होगा, मैंने बोला लगभग, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, 3% चांस है, लेकिन ज्यादा संभावना किसकी है? पॉजिटिव की। नेक्स्ट एक प्रश्न लिखो, लिखो दुर्घटना के समय एक व्यक्ति को तुरंत रक्त की आवश्यकता है। दुर्घटना के समय एक व्यक्ति को तुरंत रक्त की आवश्यकता है। तुरंत रक्त की आवश्यकता है। इतना समय नहीं है कि उसका रक्त समूह पता किया जा सके। इतना समय नहीं है कि उसका रक्त समूह पता किया जा सके। उसका रक्त समूह पता किया जा सके। तो बताइए उसे तुरंत कौन सा रक्त देंगे? ओ नहीं, ओ नेगेटिव। क्योंकि जब तक किसी का रक्त समूह पता नहीं हो उस कंडीशन में ओ नेगेटिव देंगे, जो सर्वदाता है वास्तव में। क्योंकि आगे वाले का वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो गया तो लफड़ा हो जाएगा ना। तो उत्तर लिखो बेटा, ओ नेगेटिव दे। उसे कौन सा रक्त समूह देंगे? ओ नेगेटिव। अच्छे से याद रखना। एक प्रश्न और लिखो एक व्यक्ति के रक्त सैंपल में एंटीजन बी व एंटीबॉडी ए पाई गई, तो उसका रक्त समूह होगा। क्या होगा सर? क्या होगा? ऑप्शन लिख दो चलो। ए, बी, ए बी और ओ। क्या होगा सर?
कौन कौन कह रहे ए? देखो एक ही बात याद रखनी, जैसा रक्त समूह वैसा एंटीजन, याद है? जैसा रक्त समूह वैसा, और एंटीजन क्या है? तो उत्तर क्या होगा? क्या रटने की जरूरत है? कोई दिक्कत? तो लिखो एक नोट, लिखो रक्त समूह की जीन बहुविकल्पी, जीन सॉरी शक्तिमान, रक्त समूह की जीन बहुविकल्पी होती है, जिसमें कितने विकल्प होंगे बेटा? बहुविकल्पी होती है जिसमें 3 जीन, कितने विकल्प होंगे बेटा? 3 जीन होंगे। कौन कौन? IA, IB व IO पाए जाते। तो कितने विकल्प मिलेंगे आपको इसके अंदर? 3। अब बेटा IA जो है, IA किस पर? IO पर क्या होती है? चलो दोनों साथ ही लिख देते हैं। ये अगला पॉइंट बना के लिखो, IA व IB सदैव हमेशा IO पर प्रभावी होती है। IA व IB सदैव किस पर बेटा? IO पर क्या होगी? प्रभावी होती है। यानी कि आपके पास अगर विकल्प आता है IA और IO, यह आता है दोनों A, तो इसका आंसर क्या होगा? A लिखो। और बेटा अपने पास आता है IB और IO, यह आता है दोनों B, तो भी विकल्प उत्तर क्या होगा? B। और अगर आपके पास आता है A और B, तो उत्तर सिर्फ क्या होगा? AB। और दोनों आते हैं O, तो उत्तर क्या होगा? O। नहीं तो O नहीं हो सकता। तो कितने विकल्प होंगे? 4। इनका यूज करना पड़ेगा एग्जाम में, कैसे बताऊंगा अभी, पहले लिखो। बेटा हमेशा एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करो तो विषम युग्मजी काम में लेना है। यानी कि ए पूछे तो AO लिखना, बी पूछे तो BO लिखना, और AB में AB और O में O है ही है, विकल्प है ही नहीं। नहीं आया समझ में? प्रश्न से आएगा। देखो ये तो समझ में आया कि जब भी हमारे पास A पूछिए तो आप क्या काम में लोगे? AO। B पूछे तो, और AB में और O में, ये तो आया। कैसे भाया? एक प्रश्न लिखो ऐसे, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, प्रश्न से आ जाएगा। लिखो, एक पिता का रक्त समूह A व माता का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह A व माता का रक्त समूह AB है, तो उनकी संतान का रक्त समूह होगा या हो सकता है, लिखो हो सकता है, ऑप्शन।
पहला ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ए व बी। दूसरा, ए बी व ए बी। तीसरा, ए बी व ओ। और चौथा, ए व ओ। बताओ क्या उत्तर होगा? हैं? ए और ओ? पक्का? इसमें टिप्पालोजी बिल्कुल नहीं चलेगी, पहली बात तो ध्यान रखना। चलो पहला प्रश्न इसलिए मैं करवा दूं, अगला आप करना, और उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलो इधर देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? पिताजी की और माता जी की। बताओ बेटा, पिता का रक्त समूह क्या दिया? माता का ए बी। अच्छा, ये लो, कोई दिक्कत? बताओ ए बी को क्या लिखेंगे? ए को क्या लिखेंगे? I A I O। बताओ, मैंने कहा था विषम युग्मजी लेना, कहा था ना मैंने। अब कहा कैसे? मैंने कहा प्रश्न बताऊंगा ऐसे। जब भी मन से लिखना हो, किसको लिखोगे? पहले वाले को। आया समझ में? और ए बी का तो उत्तर ही एक ही है, दो है ही नहीं विकल्प, देखो एक ही है वहां तो वही लेंगे, दूसरा है ही नहीं। अब बेटा ऐसा लिखने के बाद एक को लो और एक के साथ मिलाओ, जैसे इसको लो और एक बार इसके साथ लिखो, तो ये दोनों क्या है? I A I A, यही है। एक बार इसको इसके साथ भी लिख दो, तो I A I B। अब एक बार इसके साथ लिख दो, I A I O, और इसी को एक बार इसके साथ लिख दो, I B I O। कितने विकल्प मिलेंगे? हर बार मिलेंगे चार, और चार में से कोई एक जिंदगी बनाएगा, सब तो बढ़ेंगे नहीं। तो देखो इधर, अगर ये पैदा होता है तो दोनों ए का मतलब क्या हुआ? ए। एक उत्तर ये आया भाई, ए का मतलब यही हुआ ना, याद करो सारणी में। अच्छा, ए बी का मतलब क्या हुआ? तो एक उत्तर ये आ गया भाई। चार कंडीशन बनेगी और एक पैदा होगा, बाकी तीन गैमेट, ये फर्टिलाइजेशन की कंडीशन है। और ये आया तो ये हो नहीं ये हो, दोनों का रक्त समूह तो यही होगा। और ये आता है तो बी, तो उत्तर क्या होगा? उसके संतान का ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ किसी कंडीशन में नहीं होगा। मतलब क्या हो गया? ए बी और ए बी, ऐसे। आया समझ में कुछ? चलो इसको नोट करो, फिर अगला आप करोगे। नोट करो और अगला प्रश्न की तैयारी करो।
हो गया। तो एक प्रश्न लिखो, लिखो एक पिता का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह बी, पिता का रक्त समूह बी व माता का रक्त समूह ए है, पिता का बी व माता का रक्त समूह बी है, तो अच्छा ए है, तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है? चार ऑप्शन लिखना पहले, बिना ऑप्शन के उत्तर नहीं होगा। तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन लिख दो जो पहले लिखे थे, क्योंकि बेटा इसमें सीधा तो बता नहीं सकते कि संभावना जताई जाती है। ऑप्शन ये चारों लिख दो और फिर उत्तर शुरू करो। देखते हैं, अभी मैंने मन से दिया, मुझे कभी याद नहीं रहता। पहले लिखो माता पिता, कोई भी लिख दो पहले। किसको लिखो? इस बार माता लिख देता हूं, ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पिता, ब्लड ग्रुप क्या दिया माता का? ए, पिता का सही है। अब इसको क्या लिखेंगे? IA IO। इसको क्या लिखोगे? IBIO। एक बार में एक को ले लो, इसको ले लेते हैं AB, फिर ये क्या है? दोनों AO। इसको ले लेते हैं IBIO और इसको IO, दोनों OO। बताओ क्या होगा? AB 1, A 2, B 3, O। तो मतलब बता ही नहीं सकते, चारों में की संभावना है। कितना परसेंट चांस है? 25-25-25%। पूछे तो मात्रा 25-25। वहां था 50% एक की संभावना ज्यादा थी और 25-25 थे बाकी। परसेंटेज भी पूछ ले तो कर लोगे ना भाई। जैसे टोटल कितने हैं, जैसे AB की प्रायिकता बताओ कितनी? AB कितना आ रहा है? एक बार। टोटल कितने हैं? 4 × 100, तो कितना परसेंट हुआ? 25%। तो सभी एक एक ही है, संभावना कितना परसेंट हुई? 25-25-25। कोई दिक्कत? कर लोगे ऐसे प्रश्न को? तो एक प्रश्न लास्ट लिखो, फिर खत्म करते हैं। लिखो, यदि एक पिता का रक्त समूह A, यदि एक पिता का रक्त समूह A व माता का रक्त समूह O है, एक पिता का रक्त समूह A व माता का रक्त समूह O है, तो उनके होने वाली संतान का रक्त समूह, तो उनके होने वाली संतान का रक्त समूह O होने की प्रायिकता कितनी होगी? उसकी संतान का रक्त समूह O होने की प्रायिकता कितनी होगी? कितनी प्रायिकता हो सकती है बेटा? कितना परसेंट चांस है? निकाल दिया? कितना परसेंट चांस है कि इसका O होगा? 50। कितना परसेंट आएगा? मुझे याद नहीं है, मैंने मन से दिया है तो ऑन स्पॉट। तो देखो बात किसकी कर रहे हैं? माता और पिता। माता का क्या दिया और पिता का A। O को क्या लिखोगे? IO
और ए को क्या लिखोगे, IAIO। एक बार इसको इसके साथ, तो क्या होगा, AO। एक बार इसके साथ OO। एक बार इसके साथ AO। और एक बार इसके साथ OO। अब बताओ किसकी प्रायिकता पूछी, ये होगा O, ये होगा A, ये होगा O, ये होगा A। किसकी प्रायिकता पूछी बेटा, O की प्रायिकता। कितनी बार आ रहा O, 2 बार। टोटल कितना है, इंटू 1/2, यानी कि कितना परसेंट चांस, 50%। आया समझ में, लिख दो। तो प्रायिकता कितनी आएगी, 50%। परसेंट भी पूछा जा सकता। कोई दिक्कत, तो ब्लड होता है पूरा। पहले ब्लड क्या होता पढ़ लिया, ब्लड के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया। फिर ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया, और ग्रुप निकालना पढ़ लिया। अब थोड़ी सी परिचय धमनी शिरा का भी ले लेते हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ है, रक्त तो नलिकाओं में बहता है। तो धमनी शिरा हृदय का पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, एक बेसिक नॉलेज ले लेंगे। तो लिखो इसी में रक्त नलिका, लिखो मित्रों रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स। अच्छा, रक्त नलिका किसको कहते हैं, लिखो शरीर में पाई जाने वाली, शरीर में पाई जाने वाली वे नलिकाएं, शरीर में पाई जाने वाली वे नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है, जिनमें रक्त बहता है, रक्त नलिकाएं कहलाती हैं। शरीर में पाई जाने वाली वे नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है, रक्त नलिकाएं कहलाती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा, 2। कौन कौन सी, धमनियां और शिरा। लिखो रक्त नलिकाएं 2 प्रकार की होती है, आर्टरी और वेंस। रक्त नलिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक काम करो, पेज को 2 भागों बांटो। एक तरफ लिखो धमनियां, आर्टरीज, और दूसरी तरफ लिखो शिरा, वेंस। धमनी और आर्टरी 2 प्रकार से बांट दो। बताओ धमनी किसको कहते हैं और शिरा किसको कहते हैं। तो परिभाषा ध्यान रखना, लिखो पहले धमनी में लिखो, वे नलिकाएं जो रक्त को, वे नलिकाएं जो रक्त को हृदय से अंगों में लाती है, जो रक्त को हृदय से कहां लाती है बेटा, अंगों में। और इसमें लिखो वे नलिकाएं जो रक्त अंगों से हृदय में लाती है। तो देखो यहां खून कहां से निकला, हृदय से, और कहां गया, अंगों में। यहां कहां से निकला, अंगों से, और कहां गया, हृदय में। तो बताओ हृदय से निकलकर अंगों में कैसा खून जाएगा, शुद्ध। इसलिए लिखो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। और यहां कहां से निकलकर किधर गया, अंगों से हृदय में, इसलिए कैसा खून होगा बेटा, अशुद्ध रक्त। आया समझो, शुद्ध और अशुद्ध क्या हुआ। और यहां अशुद्ध का मतलब, शुद्ध का मतलब क्या है, ऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, और अनऑक्सीकृत जिसमें ऑक्सीजन की कमी। लिख दो, अशुद्ध का मतलब है ऑक्सीकृत ब्लड, ऑक्सीडेटिव, और यहां मतलब हो जाएगा अनऑक्सीकृत।
ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत। तो ये हुआ प्यारे मित्रों आपका क्या क्या हुआ बेटा? रक्त नलिका। इससे आगे बात करेंगे कल। थैंक यू। याद हुआ कुछ?